खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। गुजरात और हिमाचल में जीत के जोश से लबरेज बीजेपी जहां 2018 में 8 राज्यों के विधानसभा चुनावों और 2019 के लोकसभा चुनावों तक को जीतने का दम भर रही है, वहीं मोदी के गुजरात में 80 सीटें जीतकर बीजेपी को 100 के आंकड़े तक भी ना पहुंचने देने वाली कांग्रेस के हौसले भी बुलंद हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का कहना है कि गुजरात के चुनावों ने पीएम मोदी की क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और गुजरात ने दरअसल देश को यह सिखा दिया है कि गुस्से को प्यार हरा सकता है। राहुल का कहना है कि बीजेपी का गुजरात मॉडल अंदर से खोखला है। जवाब में एचआरडी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल को जमकर खरी खरी सुनाई और कहा कि अगर कांग्रेस वाले हार को ही जीत मानते हैं तो उनको ऐसी जीत मुबारक, आप ऐसे ही हारते रहें। बड़ी बात यह भी है कि गुजरात की 19 सीटों पर कांग्रेस सिर्फ 2000 से भी कम वोटों के अंतर से हारी है और 5.5 लाख से ज्यादा लोगों ने नोटा का ऑप्शन चुना है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर गुजरात की हार में अपनी जीत क्यों ढूंढ रही है कांग्रेस। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। गुजरात और हिमाचल इंतखाबात में हार के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद। पार्लियामेंट में मनमोहन से मोदी की माफी की मांग पर अड़ी कांग्रेस। क्यों नहीं चला गुजरात में नौजवानों की तिकड़ी का जादू? क्या मोदी को हराना नामुमकिन? गुजरात की हार में जीत क्यों ढूंढ रही है कांग्रेस? गुजरात और हिमाचल इंतखाबात में हार के बाद भी कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। कांग्रेस का कहना है कि गुजरात में बीजेपी को जबरदस्त टक्कर देने में कामयाब रही। कई सीटों पर हमारे नुमाइंदे बीजेपी उम्मीदवारों से बहुत कम फर्क से हार गए हैं। जहां बीजेपी ने 99 सीट हासिल की है, वहीं कांग्रेस ने 80 नशिस्तों पर जीत हासिल करके गुजरात में बीजेपी की 150 सीटों की दावेदारी की हवा निकाल दी। 3-4 महीने पहले जब हम गुजरात गए थे तो कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ नहीं सकती। बीजेपी को जबरदस्त झटका पड़ा है और हमारे लिए काफी अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, हार गए, जीत सकते थे, वहां थोड़ी कमी हो गई। गुजरात ने मोदी जी को और बीजेपी को मैसेज दिया है। वहीं गुजरात इंतखाबात के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह पर किए गए तबसरे पर अपोजिशन ने राज्यसभा में हंगामा किया। And if the former Prime Minister and other leaders are proved wrong, action should be taken against them. गुजरात और हिमाचल के नताइज ने अब ये साफ कर दिया है कि मोदी लहर अभी भी बरकरार है। यही वजह है कि गुजरात में कांग्रेस की लाख कोशिश के बावजूद पाटीदार तहरीक, जिग्नेश मेवानी और अल्पेश ठाकुर की तिकड़ी भी कांग्रेस को जीत का सहारा नहीं दिला सकी। चारों तरफ से हमले हो रहे थे, अपप्रचार की आंधी चली थी। कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ दिखती थी कि मैदान में है, लेकिन उसके सिवाय इतनी ताकतें लगी हुई थी कि एक बार गुजरात में गिरा दो। कैसे कैसे षड्यंत्र किए गए, कैसी कैसी चालाकियां की गई। गुजरात में जीत का जश्न मनाने का ख्वाब देख रही कांग्रेस के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। कांग्रेस 80 सीटों को ही गनीमत समझकर अब अपने आप को तसल्ली दे रही है। कांग्रेस ने अब गुजरात इलेक्शन को बीजेपी से जबरदस्त टक्कर का नाम दे दिया है। वहीं गुजरात में 150 सीटों पर 99 सीटों पर सिमटने के बाद भी कह रही है कि मोदी को हराना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो बड़ा सवाल यह है कि गुजरात की हार में आखिर जीत क्यों ढूंढ रही है कांग्रेस। यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत साहब मौजूद हैं
जो कि कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। सुदेश वर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। अमीर हैदर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीपीआई के सीनियर लीडर हैं। जूही सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी की। मुफ्ती एजाज कासमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। और विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्स पर्सन विनोद बंसल साहब हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। ये बंसल साहब से पहले सवाल ले लेते हैं। बंसल साहब, गुजरात में जीत हुई बीजेपी की, लेकिन साथ ही साथ सीटें कम भी हुई, 100 के आंकड़े को भी नहीं छू पाई बीजेपी। कांग्रेस इसे बड़ी टक्कर के तौर पर देख रही है और कह रही है कि यह राहुल गांधी का एक तरह से उदय है। लेकिन जो वजहें बताई गई हैं जीत की, वो ये है कि विकासवाद की राजनीति की जीत हुई है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद कह रही है कि यह हिंदुत्व की जीत है। ये इतना डिफरेंस क्यों है, आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि विकास बिना राम के नहीं हो सकता। हाँ। राम राज्य के बिना विकास की परिकल्पना अधूरी है। हाँ। और यही कारण है, संभवतः आपको याद होगा कि अंत समय में और मोदी जी ने राम मंदिर का जिक्र किया था। राम मंदिर एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जो कि जो लोगों के हृदय से जुड़ा हुआ है। और उस मुद्दे पर जिस प्रकार की राजनीति कांग्रेस के बड़े नेताओं ने और तथाकथित वरिष्ठ वकीलों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को धमका करके और धमकी दे करके धौंस जमा करके उस 5 दिसंबर की जो 3 घंटे का जो समय था, समीर भाई, मैं बड़ा माइन्यूटली वॉच कर रहा था। आपको याद होगा कि किस तरह से 3 वकीलों की ये टोली ने और धौंस जमा करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को धमकाया था कोर्ट के अंदर। इतना ही नहीं, इसके बाद में जो जिस तरह से तीसरे दिन जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर टिप्पणी की थी कि हम तुम्हारी धौंस में नहीं आने वाले, और बार काउंसिल या तो उसको कार्रवाई करे, नहीं तो बेंच इसके खिलाफ एक्शन लेगी। इसके बाद भी आप नहीं माने। देखिए, उन्होंने कहा, ये अपने वकीलों ने ये कहा, कभी इस न्यायालय की अभी राम नहीं, तो यानी कुल मिलाकर ये जो बात हो रही थी कि भाई मणिशंकर अय्यर का बयान, कपिल सिब्बल का बयान, ये 2 नेता ऐसे थे जिन्होंने बयान तो दिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन फायदा जबरदस्त हुआ बीजेपी का और बीजेपी की नैया पार हो गई। आप इस लॉजिक में विश्वास रखते हैं? नहीं, देखिए, मेरा लॉजिक बड़ा साफ है। जो कथनी और करनी में अंतर होता है ना, जो दूसरों को गाली देता है वो गाली वापस लौट के आती है, इसमें उधरा नहीं है। और जो रामद्रोही है वो रामद्रोही को सजा मिलती है। ऐसे चाहे करुणानिधि हो, लालू प्रसाद यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, जाने कितने सारे राजनेता आए और चले गए, जिन्होंने राम के साथ द्रोह किया, वो रामद्रोह की सजा उसको मिली, और वही सजा आज कांग्रेस को मिली है। अगर कांग्रेस ने ये कांड नहीं किया होता कि एन चुनाव के मौके पर भी आप इतनी मतलब इनकी इतनी देखिए हिम्मत कि भाई राम से पंगा ले रहे हैं ये, और सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि नहीं इस पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। अभी तक तो राम मंदिर पे पहले कुंडा मार के बैठे हुए थे, जो कह रहे नहीं कोर्ट निर्णय कराएगा। जब कोर्ट में बारी आई तो कोर्ट के कहना नहीं, अभी तो 19 से पहले तो सुनवाई नहीं शुरू होने वाली। निर्णय कब आएगा, समीर भाई, हिंदू समाज इस बात को अच्छी तरह जानता है। लेकिन आपने विपक्ष को, देश के तमाम लोगों को यह कहने का जरूर मौका दे दिया कि विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी को राम चुनावों के दौरान याद आते हैं। नहीं, लोग कहने लगे राम तो हमेशा याद आते हैं, राम हमेशा याद आते हैं। ठीक है। सुरेंद्र राजपूत जी, मेरा सवाल आपसे यह था कि आखिर गुजरात में अपनी हार में जीत क्यों ढूंढ रही है कांग्रेस? संभवतः यह पहली बार हो रहा होगा ऐसा कि किसी स्टेट में चुनाव हुए, एक पार्टी जीती, एक पार्टी हार गई, लेकिन आप बाजीगर बनने की फिराक में, बाजीगर बनने की कोशिश कर रहे हैं। शाहरुख खान का डायलॉग याद आ जाता है कि जो हार के भी जीत जाता है उसे बाजीगर कहते हैं। तो राहुल गांधी उसी भूमिका में नजर आ रहे हैं। कैसे जीत देख रहे हैं आप? समीर भाई, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं, कम से कम आप बाजीगर या ये सारी चीजें कह तो रहे हैं। 2 बातें बड़ी स्पष्ट हैं। नंबर 1, 41 की कांग्रेस थी, 80 पर पहुंची, ठीक। नंबर 2, गुजरात की सरकार नरेंद्र मोदी जी की बनी, लेकिन कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने गुजरातियों का दिल जीता। नंबर 3, प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की पूरी कैबिनेट, इनके 800 विधायक, इनके सारे के सारे लोग लगने के बाद एक अकेले राहुल गांधी जी की लोकप्रियता को बढ़ाते ही रहे, कम नहीं किए। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री इस देश ने कभी नहीं देखा
जिसकी की सुपारी तथाकथित रूप से मणिशंकर अय्यर ने आज से 2.5 साल पहले कराची में, इस्लामाबाद में दी हो और उसके बाद मणिशंकर वापस आ गए हो, एक एफआईआर भी नहीं हो, देशद्रोह का मुकदमा नहीं भी मणिशंकर के खिलाफ नहीं हुआ हो और आज की डेट में वो मणिशंकर खुले भी घूम रहे हो। ऐसा कमजोर व्यक्तित्व, ऐसा कमजोर कृतित्व और ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री, इससे पहले भी वो इस तरह की बयानबाजी कर चुके थे, तब कार्रवाई कर लेते आप। तो आज सेल्फ गोल नहीं होता कांग्रेस के लिए। और कमजोर प्रधानमंत्री आप कैसे कह सकते हैं राजपूत साहब? मतलब आज बीजेपी की 19 राज्यों में सरकार है, अगर एनडीए की सरकार की बात करें 19 राज्यों में सरकार है, 68% हिंदुस्तान पर बीजेपी का एक तरह से कब्जा हो चुका है। आप कमजोर प्रधानमंत्री बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी, ब्रांड नरेंद्र मोदी इतना स्ट्रांग हो गया कि जहां वो चले जाते हैं भले 30-35 रैलियां करनी पड़ी, लेकिन गुजरात को हार से बचा लिया ना। कमजोर कैसे हो गए? राहुल जी तो 3 महीने से लगे हुए थे। वो 350 रैलियां करें। जो प्रधानमंत्री कराची से आए हुए प्लेन में बैठे, पता नहीं किसका संदेश आया था। जो प्रधानमंत्री 2.5 साल पहले मंदिर घूमने से काम नहीं चलेगा, राम मंदिर के लिए करके मणिशंकर अय्यर आया हो। अरे सुनिए, अरे ये लोग बीच में बोलते हैं भाई। जो प्रधानमंत्री 2.5 साल पहले अपनी सुपारी दिए हुए व्यक्ति को दिल्ली में रखे और राज्यसभा में रखे, एक एफआईआर भी ना करे, देशद्रोह का मुकदमा भी ना करे, तो उस प्रधानमंत्री को कमजोर नहीं कहे तो क्या कहे? आज की डेट में अगर कोई शख्स हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ सुपारी दे करके आवे और उसके लिए सरकार कुछ ना करे, प्रधानमंत्री कुछ ना करे, गृह मंत्री कुछ ना करे, अरे डूब मरना चाहिए ऐसी सरकार को। सरकार को ठीक है राजपूत साहब, हो गई आपकी बात पूरी ना। अब सुन लीजिएगा, सुन लीजिए। सुदेश वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से। सुदेश जी, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा नतीजा है, गुजरात ने ये सिखा दिया कि क्रोध को प्यार हरा सकता है। तो अब प्यार से मुकाबला करेंगे वो आपका। और देख लीजिए, कड़ी टक्कर दी है, कांटे की टक्कर दी है कि आप 100 के आंकड़े को भी नहीं छू पाए, 99 पर अटक गए। तो राहुल गांधी में दम है, ये बात मान लेंगे आप आज? दम है बिल्कुल बीजेपी को जिताने का। जी बिल्कुल राहुल गांधी जी में बहुत दम है। 50% के लोग कम से कम गुजरात में हम लोगों को वोट दिए हैं और किसी भी पार्टी के लिए इससे सुखद कोई नहीं हो सकता दृश्य कि वहां के वोटर्स के 50% लोग आपको वोट दिए हैं। पहले जब सरकार बनती थी, याद होगा आपको, जब कांग्रेस का बोलबाला हुआ करता था 37%, 35% वोट आता था तो लोग बोलते थे कि बहुत बड़ा वजूद है। देखिए, ये जरूर है कि हम अपने एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, लेकिन कांग्रेस को दम्भ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस ने सारा कैंपेन आउटसोर्स कर दिया था, पूरे समाज को डिवाइड करने का प्रयास किया, मुस्लिम को लामबंद करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि लोकल निकाय में हमारे साथ मुसलमान लोग खड़े हैं। हमारे टिकट में बहुत से मुसलमान जीते हैं और मुसलमान जो है उनको भी गर्वी गुजरात, जो गुजरात का गौरव है, जो वहाँ का डेवलपमेंट है, उसका फायदा मिल रहा है। और इन सब को तोड़कर देखिए, रूरल गुजरात में थोड़ा सा, देखिए एक कहावत है जो सोशोलॉजिस्ट लोग बोलते हैं कि लैंड ग्रोज कास्ट एंड मशीन ग्रोज क्लास। तो आप देखिए, जैसे जैसे क्लास की ओर लोग जाते हैं वैसे वैसे हमारी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन आपने कास्ट के बेसिस में डिवाइड किया और इतना लो कैंपेन जो कभी नहीं हुआ था। बताइए, प्रधानमंत्री को नीच बोल दिया आपने, इससे बड़ा क्या हो सकता है? लोग गुजरात के गाँव के लोगों की बेइज्जती करती और शहर के लोगों को क्लास कह रहे हैं। गुजरात के ग्रामीण जनता का अपमान क्या ये चैनल कर रहा है? सर, सोशियोलॉजिस्ट को कोट किया है, आप पढ़े लिखे नहीं है क्या? सुनिए सुरेंद्र जी, सर आप पढ़े लिखे नहीं है क्या? कंप्लीट करने दीजिए। आप पढ़े लिखे आदमी नहीं है क्या? आप पढ़े लिखे आदमी नहीं है क्या? मैं थोड़ा से सुनिए ना सर, तो सुन लीजिए ना, थोड़ा ज्ञानवर्धन कर लीजिए ना। अरे ज्ञानवर्धन कर लीजिए, थोड़ा ज्ञानवर्धन कर लीजिए, बता रहा हूँ। सुदेश जी, लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं, सोशियोलॉजी का विद्यार्थी रहा हूँ। सुदेश जी, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा हो गया है गुजरात के नतीजों के आने के बाद, और गुजरात मॉडल जो है वो पूरी तरह से खोखला साबित हुआ है। ये गुजरात की जनता ने बता दिया। क्योंकि आप देखिए ना, 22 साल में आपको सबसे कम सीटें मिली हैं। ये जीत जो है, ये बहुत ज्यादा खुश होने वाली जीत तो है नहीं, ये यूपी वाली जीत तो है नहीं। हमारी गुजारिश होगी समीर अब्बास साहब, देखिए हमारी गुजारिश होगी राहुल गांधी जी से
क्योंकि अभी अभी अध्यक्ष का पद उन्होंने संभाला है, बड़ा रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है, कि थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कर लें, थोड़ा आंकड़े को पढ़ लें गुजरात के, और उसके बाद बाकी स्टेट से कंपेयर कर लें, तो उसके बाद अगर वो बोलेंगे ना, फैक्ट्स पर अगर आप डिबेट करना चाहें, चुनाव तो चला गया, कभी भी आप किसी भी बीजेपी के प्रवक्ता को बुला लीजिए और कांग्रेस के प्रवक्ता को बुला लीजिए और विकास पर डिबेट कर लीजिए, उस पर हम कभी भी डिबेट कर सकते हैं, हमारा फोर्टे है वो। अगर वो जातिवाद का जहर घोलकर गुजरात की सोसाइटी को डिवाइड कर इतना नीच कैंपेन कर उसके बाद अगर वो थोड़ा सा सीट ज्यादा ले आए हैं, 15 सीट ज्यादा ले आए हैं, 61 था इनका, तो इसका मतलब बहुत बड़ा काम कर लिए क्या, बहुत बड़ी जीत हो गई क्या? अगर यही जीत है तो आप हर जगह से जीत लीजिए और हमको हर जगह से हार दीजिए, पूरा देश हमको दे दीजिए और आप डोडा जीत का पीटते रहिए, आप बाजीगर बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये बात तो है। ठीक है, लेकिन ये मुफ्ती एजाज साहब मुसलमानों का जिक्र किया सुदेश जी ने कि भले ही विधानसभा इलेक्शंस में टिकट नहीं दिए गुजरात में, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, लेकिन जो निकाय चुनाव होते हैं, जो सिविक इलेक्शंस होते हैं, उसमें बीजेपी के टिकट से जीत के आते हैं मुसलमान। और सबका साथ सबका विकास को बार बार अब दोहराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यह विकासवाद की जीत है। इलेक्शंस के दौरान भले ही जितना मंदिर मस्जिद हुआ, भले ही जितना हिंदू मुसलमान हुआ, पाकिस्तान अफगानिस्तान हुआ, लेकिन अब यह जीत जो है यह विकासवाद की जीत है। हिंदुओं को डिवाइड करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कांग्रेस ने। वैसे मुफ्ती एजाज मानते हैं? देखिए समीर भाई, सच्ची बात यह है कि 1 से जीत हो या 10 से जीत हो, जिसके हाथ में ट्रॉफी होता है वही फातेह कहलाता है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि बीजेपी की जीत हुई है। अब जहां तक ये बात है कि कांग्रेस इसको में अपनी जीत तलाश कर रही है, तो उसमें मेरा ये मानना है, इस बार जो खासतौर से हमने गुजरात इलेक्शन में देखा, जो खासतौर से जो चुनौती रही है बीजेपी के लिए, कि एक ऐसी पार्टी जिसके बारे में बीजेपी वालों का ये ख्याल है कि वो उससे भारत मुक्त हो चुका है, और एक उस पार्टी के रहनुमा जिसके बारे में इन लोगों का ख्याल ये है कि वो तिफले मकतब से ज्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं है, वो रहनुमा या वो आदमी अगर प्रधानमंत्री का हलक खुश्क करा दे, और मुझे खुद रहम आ रहा था उस जमाने में कि इतने ज्यादा प्रचार कर रहे थे प्रधानमंत्री कि यहाँ का सेशन तक लेट करना पड़ा, विंटर सेशन, यहाँ बल्कि उसके जो कार्यक्रम थे यहाँ के डेवलपमेंट के, वो सब जो है स्थगित हो गए। 3 महीने से ज्यादा यहाँ लखनऊ में मेट्रो तैयार खड़ी है, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री के पास ये टाइम नहीं है कि मेट्रो का उद्घाटन कर दे, सिर्फ और सिर्फ गुजरात इलेक्शन के लिए। तो वो तिफले मकतब जो एक प्रधानमंत्री को इतना ज्यादा परेशान कर दे कि वो लोगों के पास जाकर के गिड़गिड़ाए रोए कि मैं आपके घर का बेटा हूं और मुझे वोट दो, और उसके बाद तो मैं तो उसी दिन भाजपा की शिकस्त समझ गया था, चाहे वो 1 से हो या 10 से हो। अगर कांग्रेस की 10 सीटें भी आती और 150 प्लस आती, तो जिस तरीके का एटीट्यूड इस इलेक्शन में बीजेपी का था, या जिस तरह की मेहनत थी, या जिस तरीके से नाको चने चबवाए कांग्रेस ने या जो भी अपोजिट पार्टी थी उसने, तो उससे साफ जाहिर था कि आज तक मैंने देखा कि एक प्रधानमंत्री कम से कम इतनी ज्यादा सभाएं नहीं करते हैं। एक प्रधानमंत्री को देश भी चलाना होता है, लेकिन देश को एक तरफ किनारे लगा करके सारी सरकारी मिशनरियां जो आपने गुजरात में लगा दी, देश में क्या हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या सूरत हाल है, उसकी तरफ कोई फिक्र नहीं, और पूरी एनर्जी आप गुजरात में वेस्ट कर रहे हैं। तो उसी दिन लग गया था कि आप जो है किस तरीके का इलेक्शन लड़ रहे हैं। जहां तक हिंदू और मुसलमान की बात है, देखिए मुसलमानों की बातें तो खूब कर रहे हैं, दिल से आप कीजिए, लेकिन दिमाग तो आप यूज ही नहीं कर रहे मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के लिए सीधे कह रहे हैं कि हम सबका साथ सबका विकास, लेकिन जहां पर हिस्सेदारी की बात आती है तो एकदम बैकफुट पे डाल देते हैं। ना आप उनको यूपी में टिकट देंगे, ना आप जो है गुजरात में टिकट देंगे, और फिर कहेंगे मुसलमान। यहां तक कि जहां पर मुस्लिम आबादी 50+ है, वहां पर भी आप टिकट देने के मूड में नहीं है, तो फिर मुसलमानों की बात करने का क्या मतलब होता है? अब ये सीधे कि चलो देश डेवलप करेगा तो सब डेवलप करेंगे, वो तो बढ़ेंगे ही, मुसलमान नेचुरली आगे बढ़ेंगे, लेकिन मुसलमानों के लिए हिस्सेदारी कहां है? आज की डेट में सूरत हाल ये है कि जिस तरीके से पोलराइजेशन की सियासत कर रहे हैं आप लोग, कि उसमें हो ये रहा है कि अगर कोई मुस्लिम लीडर अगर बीजेपी ज्वाइन करना भी चाह रहा है तो उसके लिए मौका नहीं है। वो ये सोच रहे हैं कि अगर मुसलमान हमारे करीब आएंगे तो हिंदू अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके की मेंटलिटी के तहत इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये नफरत की राजनीति, ये दो समुदाय के दरमियान इस तरह से जो खलीज फाट रहा है, मैं समझता हूं ये राजनीति मुनासिब नहीं है। क्योंकि ओवैसी साहब भी ये बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को मार्जिनलाइज करने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो इस मुल्क में और आगे बढ़ा है गुजरात इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद। क्या वाकई ऐसा है? समीर भाई, हाँ, वहीं से बन के उठेगा खमीरे इनकलाब, खून नाहक की जहां बूंदे गिरा दी जाएंगी। गुजरात इलेक्शन का जो जनादेश मिला है
वो दोनों पार्टी के लिए जी। सबक आमेज है। बीजेपी के लिए इसलिए सबक आमेज है, बीजेपी ने जो वहां अत्याचार किया दलितों के ऊपर, पाटीदारों के ऊपर या किसानों के ऊपर, ये जो 3 नेता उभर के आए, ये उसका अत्याचारों की पराकाष्ठा थी बीजेपी की। और अगर कांग्रेस ये सोच रही है कि साहब ये हमें अपनी वजह से सब विक्ट्री मिली है, तो कांग्रेस का असर तो गुजरात में पहले ही हो गया। कुछ तो चुनाव के बाद कांग्रेस छोड़ के चले गए थे और कुछ गुजरात के बाद चुनाव के बाद हार गए। तो ये अगर चुनाव की मैं श्रेय दूंगा तो इन 3 आंदोलनकारियों को दूंगा, जिग्नेश को, हार्दिक को और अल्पेश ठाकुर को। हिंदू समाज को बांटने, हिंदू समाज को बांटने का काम कांग्रेस ने और कम्युनिस्टों ने खूब किया। गुजरात के अंदर कम्युनिस्ट बंटवा रहे हैं, कांग्रेस बंटवा रही है। बीजेपी का सफाया हो गया होता। अगर बीजेपी, हमने बहुत पहले भी कहा था, अब भी कह रहे हैं, अगर हमने जब भी कहा था अगर गुजरात के अंदर बीजेपी जीतती है तो उसकी जिम्मेदार कांग्रेस होगी, और अगर अब भी गुजरात के अंदर बीजेपी जीती है तो अपनी वजह से नहीं जीती, कांग्रेस की वजह से। मतलब राहुल गांधी से क्रेडिट छीन रहे हैं आप ये सारा। अपने इतने मीर जाफर हैं, आप कह रहे हैं जो किया ये 3 लड़कों ने किया, हरिशंकर अय्यर को, तीनों आंदोलनकारियों का नतीजा है, पहुंचा देना उनकी मेहनत का नतीजा है। देखो बीजेपी बिल्कुल के लिए तो ये राहुल गांधी बिल्कुल आंदोलनकारियों का बिल्कुल नतीजा है। इस पर राजपूत साहब मैं जवाब लूंगा आपसे, लेकिन जूही सिंह जी हमारे साथ हैं। एक मिनट, जूही सिंह जी, अखिलेश यादव को ये क्यों लगता है कि गुजरात जीतने के बाद भी बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का डाउनफॉल शुरू हो गया है? जैदी साहब सुन लिया आपकी बात। सर जूही सिंह जी, अखिलेश यादव को क्यों लगता है? बिल्कुल, मैं सुन लीजिए समीर भाई, मैंने कहा ना, हम वहीं से इनके पास समीर भाई, इनके पास, हमें बोलने दीजिए, इनके पास 26 सीटें थी लोकसभा की 2014 में। आज के दिन में कितनी सीटें हैं ये अधिक पढ़े लिखे हैं बता दें। आंकड़ा अगर देखें, 5.5 लाख लोगों ने नोटा पर वोट दिया है। मतलब जनता हमसे जवाब मांग रही है, एक मजबूत विपक्ष मांग रही है, एक आंदोलन मांग रही है। दूसरी बात ये सौराष्ट्र, अभी हमारे वर्मा जी बता रहे थे, सौराष्ट्र के इलाके से किसानों ने आवाज, एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा है। आदिवासी इलाकों से भी इन्होंने सारी सीटें नहीं जीती है, देशद्रोह का इल्जाम भी वापस लेती है। ये तो देश जानना है जी। बाकी सबकी आवाज डाउन कीजिए जी। जूही जी कंप्लीट करें आप अपनी बात। बोल रहा है, मुझे बोलने दीजिए, आपको सुनने की। जैदी साहब तक लगता है आवाज नहीं जा रही है, जब हम उनकी आवाज डाउन कर दीजिए। मुद्दे लेकर जाएंगे जी, जनता के सामने हम एक मुद्दे लेकर जा रहे हैं, और राहुल गांधी ने एक सामंजस्य बनाया। उन्होंने एक अर्थव्यवस्था की बात की, रोजगार की बात की, जिग्नेश जीते हैं, अल्पेश ठाकुर जीते हैं, हार्दिक पटेल, एक आंदोलन उन्होंने खड़ा किया, तीनों ही युवाओं को एक नेतृत्व दिया, उनकी आवाज जनता ने सुनी। तो इसमें एक समीकरण बन के आया है जो सारे विपक्ष को सोचने पे मजबूर कर रहा है कि हम नए नेतृत्व को लाएं। और ये युवा हैं, युवा अपनी बात खुद करते हैं, उनकी बातों को सुने। मुद्दे उनके अलग हैं, रोजगार उनका मुद्दा है, अर्थव्यवस्था उनका मुद्दा है, किसानों के मुद्दे अलग हैं। अगर बीजेपी नहीं सुनना चाहती है तो वो न सुने जी, न सुनना चाहे न सुने। ये सर राहुल गांधी की बात, युवाओं की बात करिए ना, मुद्दों की बात करिए। आप हर नाम पे चेहरा क्यों लगा देना चाहते हैं? मैं तो नहीं कह रही हूँ कि आप अगर जीते हैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी जीत को आप सोचते हैं इतने अहंकार से कि इसी तरह बात करके आप। क्या समाजवादी पार्टी को ये लगता है, क्योंकि अखिलेश यादव के बयान से ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी हार के भी जीत गई है गुजरात में? हाँ, क्या आप मानती हैं ये? कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ी है और अपने नए नेतृत्व के साथ लड़ी है, चाहे ये उसको आउटसोर्सिंग कहे, चाहे कुछ भी कहें। युवाओं की आवाज उसने सुनी है, उसके मुद्दे उसने उठाए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा उठाया है, किसानों का मुद्दा उठाया है। अब भाजपा के साथी अगर इस जीत में खुश है तो वो खुश हो सकते हैं। बात पूछना चाहता हूँ जी। हाँ, जूही जी, कांग्रेस का जो स्टैंड सुप्रीम कोर्ट में था राम जन्मभूमि मामले को लेकर के, क्या सपा उसको एंडोर्स करती है? क्या भाई सुप्रीम कोर्ट का जो मुकदमा है उसको आगे सुना जाए और उसको निरस्त किया जाए? अलग मानती है। अगर मैं बता रही हूँ, सुन तो जवाब तो सुन ले। आप प्रश्न का जवाब नहीं सुनना चाहते, सुन ले। धर्म को समाजवादी पार्टी राजनीति से अलग मानती है।
अगर राहुल गांधी मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, दरगाह जाते हैं, गुरु नानक का दर्शन करने जाते हैं, ये उनका व्यक्तिगत मसला है। ना हम रजिस्टर चेक करते हैं, ना मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो राम मंदिर की बात कर रहा हूँ। राम मंदिर का जो कांग्रेस का स्टैंड सुप्रीम कोर्ट में था, क्या सपा उसको बात मानती है नहीं मानती? बता तो रहे हैं वो किस पर, उसमें नहीं बताई। इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं मानते। राजनीतिक मुद्दे की बात नहीं कर रहा, मैं तो बात सीधी कर रहा हूँ। राम मंदिर पर सिंबल का आपकी हवाला क्या राय है? क्या सुप्रीम कोर्ट से पूछिए कि क्या बनाना चाहते हैं, ना ये गंदी भाषा का प्रयोग करना चाहते हैं कि राम से पंगा ले लिया, राम को किस तरह आप लोग पेश करते हैं? आज वो ऐलान कर देंगे। पंगा किसने कर दिया? पंगा किसने कर दिया? मैं तो कह रहा हूँ रामद्रोह की सजा भुगत रहे हैं आप लोग। रामद्रोह की सजा यही है, असलियत यही है जूही जी, सुदेश जी, कि राम मंदिर एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जाता है, अरसे से बनाया जाता है। गुजरात में भी वही हुआ और उसका फायदा भी हुआ, फायदा भी हो रहा है ना। तो राजनीतिक दलों को के लिए मिसाल भी बन रहा है वो कि देखिए हमने मुद्दा उठाया, उसका फायदा भी हुआ। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, नोटा का मुद्दा जो आपने जूही जी उठाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5.5 लाख लोगों ने नोटा, नन ऑफ द अबव का चुनाव किया, उस पर अपना वोट दिया। आखिर ऐसा क्यों? ये 5.5 लाख जो थे, ये किस पार्टी के वोटर थे जो कि नोटा की तरफ चले गए? छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर। ये एनालाइज करना बहुत जरूरी, ब्रेक के बाद। तो गुजरात में अपनी हार में भी जीत क्यों तलाश रही है कांग्रेस पार्टी? ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, ब्रेक से पहले जिस नोटा का जिक्र हुआ वो अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। 1.8% लोग, 5,51,431 लोगों ने नोटा का इस्तेमाल किया। क्या आपको लगता है कि ये दरअसल बीजेपी के वोटर थे, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी से नाराज थे, सरकार से नाराज थे, बीजेपी से नाराज थे, लेकिन कांग्रेस में भरोसा नहीं जता पाए, इसलिए उन्होंने नोटा का बटन दबा दिया? आप उनको अपने पक्ष में नहीं ला पाए। मैं सहमत हूं समीर आपकी बात से। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से राजनीति में जब तक सच नहीं बोला जाएगा तब तक राजनीति में विश्वास नहीं आएगा। सच बात यह है कि जो लोग नाराज थे वर्तमान व्यवस्था से और हम उनको अपने पाले में नहीं कर पाए, निश्चित तौर पर उन लोगों ने नोटा का बटन दबाया और हम लोग उनसे क्षमा प्रार्थी हैं कि हम आपका विश्वास नहीं जीत पाए। आगे आने वाले दिनों में हम उनका भी विश्वास जीतेंगे। एक बात। दूसरी बात, राम मंदिर पर बात करने वाले हमारे बंसल जी, जो 1400 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपित हैं, विश्व हिंदू परिषद निर्मोही अखाड़े ने, मैंने नहीं, तो ये लोग राम का व्यापार करने वाले लोग दूसरे लोगों को रामद्रोही कहने की, ठीक है ना? अरे भाई, अरे वो छोड़िए ना। अरे जो राम का द्रोही वो देश का द्रोही। आप रामद्रोही भी हैं, आप देशद्रोही भी हैं। भगवान राम का द्रोही और भगवान राम के नाम पर पैसा खाने मुझे बताओ कि जो कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में किया वो ठीक था क्या? कांग्रेस इसको एंडोर्स करती है? अभी बता दो, कोई बात नहीं, अभी स्पष्ट हो जाएगा साहब। कपिल सिब्बल अंसारी का वकील है, बताया ना। कपिल सिब्बल अंसारी का, अरे कांग्रेस का नेता भी तो है, कांग्रेस पूर्व कानून मंत्री भी तो रहा है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में धौंस जमा रहा था तो कोई उसे मुस्लिम पत्रकार के वकील के रूप में थोड़ी धौंस जमा रहा था। वो तो धौंस जमा रहा था इसलिए क्योंकि पूर्व कानून मंत्री रहा है। किसी घोटालेबाज की बात का जवाब नहीं। सोनिया गांधी जी का बर्दाश्त है और राहुल गांधी जी के हिंदू परिषद 1400 करोड़ के घोटाले के राम के नाम के घोटाले करना पड़ेगा कि राम जन्मभूमि के बारे में। देखिए, असलियत यह कि राम मंदिर का मुद्दा उठ गया, बीजेपी ने इसे जमकर उठाया, भुनाया, आपको नुकसान भी हो गया, आप सत्ता में नहीं आ पाए। अब उसको छोड़िए ना, अब तो एनालाइज कीजिए जो डेटा हमारे सामने है, उसको एनालाइज किया जाए ना। जी, तो मैंने तो आपसे कहा ना कि हमने उनसे क्षमा मांगी कि हम उनको अपने विश्वास में नहीं ला पाए, आगे लाएंगे। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि गुजरात की जनता का जिस तरीके से अभी भाजपा ने अपमान किया ग्रामीण जनता का, तो हम ग्रामीण जनता में अच्छा जीते हैं, शहर की जनता का हम भरोसा नहीं जीत पाए। शहर की जनता का भरोसा जीतने का भी हम काम करेंगे। शहर में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी सफलता हासिल की, उनको बधाई, लेकिन आगे आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर हम शहर की जनता के बीच में भी काम करेंगे। देश को यह बताएंगे कि जुमलेबाजियों से काम नहीं चलता। पाकिस्तान से आए हुए प्लेन में बैठने वाले लोगों से सावधान रहिए, पता नहीं पाकिस्तान से ये लोग क्या ले आए।
आज की डेट में हम शुद्ध रूप से विकास की बात करेंगे, हम जुमलेबाजी की बात नहीं करेंगे। समीर, एक बड़ा पुराना शेर था ना कि तुम्हारे खत में वो नया सलाम किसका था, न था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था, और वो कत्ल करके हम ही से पूछते हैं ये कत्ल किसने किया, ये काम किसका था। आज की डेट में नीच बातें तो करी प्रधानमंत्री जी की तरफ से, भाजपा की तरफ से, सारी ब्रांडिंग कर दी हमारे ऊपर। मणिशंकर अय्यर को आज तक ये लोग दोषारोपित नहीं कर पाए, FIR नहीं कर पाए, सुपारी वाले केस में दोषारोपण हमारे ऊपर। सरकार कमजोर इनकी, ठीक है, सरकार कमजोर इनकी, प्रधानमंत्री कमजोर इनका, और दोषारोपण हमारे ऊपर। ठीक है, ठीक है। लेकिन सुदेश वर्मा साहब, क्या आप ये बात मानते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि देखिए हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है, बीजेपी का घटा है। 2014 में 60% से आप 49 पर आ गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी 2014 में 33.5% पर थी, वो 41.4% पर आ गई। बड़ी बात इससे भी ज्यादा यह है कि गुजरात में जिस तरह कांटे की टक्कर दी राहुल गांधी ने आपको, उसके बाद पार्टी में एक नया जोशो खरोश नजर आ रहा है। और अब जो आने वाले 4 बड़े राज्यों में चुनाव है 2018 में, उसमें कांटे की टक्कर आपको मिल सकती है। यह बात आप मानेंगे क्या? देखिए समीर अब्बास साहब, अगर सेल्फ डिल्यूजन में कांग्रेस रहे तो हमारे लिए अच्छा है। ये बाजीगर रहे हैं, उसके बाद भी इतने नाराज हो रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, तो क्या बाजी खेला? अरे कुछ तो सोबर होइए, कुछ तो सबक सीखिए। आप अगर 2014 के चुनाव से कंपेयर करेंगे तो शायद ज्यादती होगी। 2019 में आप देख लीजिएगा कि क्या होने वाला है। अब आते हैं सुरेंद्र राजपूत जी की बात पर। हर चीज पर ओछी राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, हर चीज पर ओछी राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने एक सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट गिनाया, अगर आपको सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से भी घृणा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आपने भारत के समाज को जातिवाद के आप घने जंगल में फिर से धकेलना चाहते हैं। गुजरात इसको बर्दाश्त नहीं किया। आपको पता, देखिए 2 आंकड़े हैं, एक तो हमारे और कांग्रेस के बीच में 8% का डिफरेंस है आज के दिन, और आपको पता होना चाहिए हमारे वोट परसेंट 1.25 बढ़े हैं पिछले असेंबली से, वोटिंग परसेंटेज लो होने के बाद भी। ऑलमोस्ट 50% हमारा वोट है। आप बताइए, ऐसा जो मैं पहले बता रहा था, पहला स्टेटमेंट। उसके बाद आप देखिए गुजरात में, मैं थोड़ा मौलाना साहब की बात करना चाहूंगा, हमारे मित्र हैं, लेकिन मुझे लगता है ये गलत मैसेज न जाए, क्योंकि देखिए गुजरात का जो मुसलमान है 9% मुसलमान है, वहां पर 10% गवर्नमेंट जॉब में उसके रिप्रेजेंटेशन है, 12% पुलिस में रिप्रेजेंटेशन है, और जकात का 50% से ज्यादा पैसा जो है वो गुजरात के मुसलमानों के द्वारा आता है। तो ये गुजरात के विकास का क्या मुसलमानों को फायदा नहीं हो रहा है? आप गुजरात मॉडल चाहेंगे या वेस्ट बंगाल मॉडल चाहेंगे जहां 2% मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है? तीसरी बात पर आते हैं, 5,40,000 वोट जो नोटा में चुनाव प्रचार के दौरान आपने ये बातें नहीं बताई ना। ये इलेक्शन में नहीं बताया, मैं कंप्लीट करूं, इलेक्शन में मुद्दे पर बात नहीं हुई। एक मिनट, शर्म आ रही थी क्या बोलने? मैं कंप्लीट कर लूं, मैं कंप्लीट कर लूं, मैं कंप्लीट कर लूं। आपने ये बताया कि पाकिस्तान साजिश कर रहा है मनमोहन सिंह के साथ मिलकर, बता रहा हूं, मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूं, वो चीफ मिनिस्टर ना बन जाए। मैं पहले कंप्लीट कर बताया ना पालनपुर में, और पालनपुर सीट आप हार भी गए। मैं अपने बात, मैं कांग्रेस ने आपको हरा दिया। समीर अब्बास साहब, मैं अपने बात को कंप्लीट कर लूं। एक छोटी सी बात, तो समीर अब्बास साहब एक छोटी सी बात, फिर मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा। हमारे पास जवाब है, मैं भागने वाला नहीं हूं। छोटी सी बात, जो 5,40,000 नोटा वोट्स की बात की जूही सिंह जी ने, उसका जवाब राजपूत जी ने बहुत ईमानदारी से दिया। देखिए हमारे भाई लोग, अगर उसको आप 182 सीट्स में डिवाइड करते हैं तो करीबन 3,000 वोट का फर्क आता है। बहुत जगह तो जीत और हार इससे डिसाइड हुए हैं। देखिए हमारे भाई लोग, कुछ लोग नाराज हुए, इनके कैंपेन की दायरा भ्रम की स्थिति पैदा हुई, उसके बाद भी कांग्रेस को अल्टरनेटिव नहीं माना। सबसे बड़ा चैलेंज कांग्रेस के लिए है, उनको तो हम मना लेंगे, वो हमारे भाई हैं, उनको पता है, लेकिन आप ये भी कांग्रेस अगले बार भ्रम नहीं कर पाएगी। हमें लगा था ये हमारे विकास के एजेंडा पर, हमारे परफॉर्मेंस पर बात करेंगे, लेकिन इन्होंने हमारे परफॉर्मेंस पर नहीं बात की। कम है, बिल्कुल यही तो मैं बता रहा हूँ। अगर वो हमारे साथ पढ़ते तो कांग्रेस का क्या हाल होता आप सोच सकते हैं। अगर वो हमारे साथ होते तो कांग्रेस का क्या हाल होता आप समझ सकते हैं। सारा इसलिए वोट नहीं दे रहा, वो हमारे ही वोटर्स है ना। 10 गाँव में पानी नहीं है,
आपके पास तो ऐसा 22 जी सर, अब बात है कि आप आंकड़े में बात करेंगे तो वो हमारा स्ट्रांग वोट है, वो वोट नहीं देता आप झूठ फैला रहे हैं, फिर झूठ फैला रहे हैं, शर्म की फिर बात झूठ नहीं बोल है। रहे हैं, फिर झूठ बोल रहे हैं। आप गुजरात में जाइए, अभी फोन उठाइए, आप फोन करिए अपने फोन से उठा के उस गांव के अपने रिप्रेजेंटेटिव आप लोग हो, आप अभी स्टूडियो में बैठकर, राजपूत जी अभी स्टूडियो में बैठकर आप फोन करिए उस गांव के रिप्रेजेंटेटिव से, आपको पता लग जाएगा पिछली है कि नहीं। अभी फोन करिए आप बैठ के, अभी फोन करिए उस गांव में। और गुजरात के ग्रामीणों को आपने मूर्ख कहा, आखिर इसकी क्या वजह थी? क्या क्या कहा आपने? ये तो जवाब देना पड़ेगा ना आज। ये कांग्रेस ने प्रचार किया। देखिए, कांग्रेस हमारे डेवलपमेंट एजेंडा पर तो अटैक कर ही नहीं सकती थी। इन्होंने शुरू किया इतने नेगेटिव कैंपेन से कि विकास पगला गया है। जब विकास ही पगला गया थी, बचा क्या इनके पास? समीर जी जी अरे मैडम, डेवलपमेंट एजेंडा पर अटैक करने के लिए आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए, फैक्ट्स ही नहीं थे। सर सुन ले भाई साहब, सुन ले, विपक्ष को भी सुन ले। आपके यहाँ कुपोषण की स्थिति भयावह है, महिला अपराध हो रहे हैं, महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, महिलाओं के स्वास्थ्य। अरे थोड़ा स्टैटिस्टिक्स से बात करिए मैडम, स्टैटिस्टिक्स से बात करिए, फैक्ट से। ये सब गलत है, ये सब पुराने आंकड़े हैं, ये सब पुराने आंकड़े हैं आपके, ये 2012 के आंकड़े हैं। अरे आपको नहीं पता है सर, सुन ले अरे आपको नहीं पता, आप कैसे मालूम आपके आंकड़े को सही? सर महिला की आवाज आपको पता है कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है? आप एक अपनी बहन की आवाज सुन ले सर, हो ये सकता है पॉलिटिक्स भी मैं भी करेंगे नोटा में ये हूँ, पॉलिटिक्स भी करेंगे आप सुन ले कि आप महिला की आवाज सुन सुदेश जी, अब तो सुन सुन लीजिए। ले, मैं कुछ आप सुन ले भाई, सुन ले भाई, हो सकता है हम भी नोटा में हो, आप हमको कन्विंस कर ले। उत्तर प्रदेश में हम ये कह रहे हैं वर्मा जी से कि आज मुसलमानों के विषय में बड़ा मजे से ये बता रहे थे। इलेक्शन में इन्होंने कितनी बार ये बताया, और इलेक्शन में इन्होंने कितनी बार गुजरात मॉडल बताया, इलेक्शन में इन्होंने विकास के कौन से आंकड़े मंच से बताए, तब तो ये रजिस्टर देख रहे थे, तब ये राहुल गांधी का धर्म पूछ रहे थे, तब ये पाकिस्तान के विषय में बात कर रहे थे। सर नहीं पता है वो सर, आप आज बोल रहे हैं सर, आपने इलेक्शन में नहीं बोला। जो लोग एक इलेक्शन के दौरान 20 बार मंदिर गए, वो जो कांग्रेस प्रेसिडेंट होने के बाद में आज तक मंदिर नहीं गए, उन्होंने कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया। आने वाले 22 तारीख नहीं किया। आज कांग्रेस पार्टी ने कोई कार्यक्रम नहीं किया। आज कांग्रेस पार्टी ने शेड्यूल जारी किया, 22 तारीख को जा रहे हैं। मंदिर जा रहे हैं, दर्शन के लिए। कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने के बाद फिर से गुजरात में ही द्वारकाधीश मंदिर में जा रहे हैं। नहीं, वो फिर भगवान श्री राम से माफी मांगे नहीं मांगेगी, वो कम से कम अब वो जाएंगे तो प्रायश्चित करेंगे नहीं करेंगे, प्रायश्चित करना चाहिए उनको। मतलब राहुल गांधी के घोटालेबाज हो, माफी 1400 करोड़ के रुपए राम के नाम पे खा गए हो, नेताओं ने उसमें किए थे अपने अरे भगवान मांगनी पड़ेगी, भगवान से माफी मांगो आप। मैं तो कहता हूँ अभी भी समय राम मंदिर के लिए सभी पार्टियां एकत्र होकर के एक संसदीय कानून बनाए, तभी ये प्रायश्चित मिल सकता है इनको। ठीक है, पाकिस्तान अमीर हैदर जैदी साहब, धर्मद्रोही आप, राष्ट्रद्रोही। एक मिनट सर सबको सुनिए ना, आप लोग सुरेंद्र राजपूत जी, एक मिनट। अमीर हैदर जैदी साहब, करोड़ रुपया राम के नाम अमीर हैदर जैदी साहब, पालनपुर में जिस सभा में जिक्र हुआ इस बात का कि पाकिस्तान साजिश कर रहा है अहमद पटेल को सीएम बनाने की, वो सीट बीजेपी हार गई करीब 17,000 वोटों से कांग्रेस से। ये मैसेज क्या है? क्या बीजेपी के लिए ये एक मैसेज नहीं है कि इस तरह की चीजें नहीं चलेंगी, या फिर वाकई ये माना जाए इसके ठीक उलट कि इसी तरह की चीजें ही चलती है चुनाव में? ये मैसेज कम्युनिस्ट से ले रहे हो आप, जो कहीं नहीं थे। समीर भाई, ये बीजेपी और कांग्रेस जो नोटा का गलत विश्लेषण कर रहे हैं, ये गलत कर रहा है। नोटा का मतलब, नोटा का किसी ने प्रचार नहीं किया, कोई नहीं कहने किया कि 5.5 लाख लोगों के नोटा का इस्तेमाल करो। इसका मतलब ये है कि 5.5 लोग तो कम से कम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ये हिंदू मुसलमान के मुद्दे नहीं चलेंगे, ये मंदिर मस्जिद के मुद्दे नहीं चलेंगे, खिलजी का मुद्दा नहीं चलेगा, यहाँ विकास का मुद्दा चलेगा। जो आप दलितों पे अत्याचार कर रहे हो, किसानों का शोषण कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। यहाँ नौजवानों को रोजगार चाहिए, जो कुछ केरल में हो रहा है वो भी नहीं चलेगा, उचित मूल्य चाहिए। नहीं चलेगी।
ये नहीं चलेगा। और ये हिंदू मुसलमान जो कांग्रेस करना चाहती है, कांग्रेस भी कान पे जनेब डाल के गुजरात चुनाव के अंदर बोल रही थी और बीजेपी भी बोल चाहती है। आप देखिए किसान ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बीजेपी को सफलता नहीं मिलती है। पहले चरण के अंदर जब विकास की बात, मुद्दों की बात हो रही थी, तब बीजेपी की हाथ में नजर आती है। लेकिन द्वितीय चरण के अंदर जब खिलजी आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है और मणिशंकर अय्यर इन्हें एक मुद्दा दे देते हैं बिला वजह का, तो जब कहना चाहिए इनका कुछ और परिणाम निकलता है। तो नफरत की राजनीति से कम 5.5 लाख लोग नफरत की राजनीति से इनकार कर चुके हैं और ये देश के लिए शुभ संकेत हैं और इनके लिए शुभ संकेत है बीजेपी के और कांग्रेस के। बाकी लोग नफरत की राजनीति में हैं, बाकी लोग मानते हैं आप इस बात को? राजनीति में ये बोल रहे हैं। ये 5.5 लाख वोटर जिन्होंने नोटा का बटन दबाया, दरअसल वो नफरत की राजनीति से जो आपको नकार वो हिंदू मुसलमान की राजनीति से त्रस्त थे, मंदिर मस्जिद की राजनीति से चाहते हैं कि आप देश बाकी जो वोट दिए, बाकी जो वोट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सिपाहियों की बीजेपी हत्या कर रही है। ये 3 सिपाहियों की हत्या मुफ्ती एजाज, भारत माता की आपने सर्वे किया है क्या? अरे हत्या तो आप कर रहे हैं महाराज। बंसल साहब, मुफ्ती एजाज साहब आपसे सवाल है। अब लास्ट रह गया है बस, अब जी केरल रह गया, अब केरल का सफाई हो जाएगा। आवाज आई नहीं, फिर से दोहरा दीजिए। मुफ्ती एजाज साहब, 5.5 लाख वोटर जिन्होंने नोटा का बटन दबाया, आपको लगता है कि वो नफरत की राजनीति से त्रस्त लोग हैं? मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान की राजनीति से त्रस्त लोग हैं? यकीनन समीर भाई, कोई भी आदमी शौक से नोटा का बटन नहीं दबाता, इंतहाई मजबूरी की हालत में दबाता है, दिल पर पत्थर रख करके नोटा का बटन दबाता है। और ये इस बात की अलामत है कि वो दोनों पार्टी से कहीं ना कहीं खुश नहीं है। मैं समझता हूं कि ये नोटा सिर्फ जो है बीजेपी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये नोटा कांग्रेस के भी खिलाफ है। इसलिए अगर बीजेपी के खिलाफ होता तो कांग्रेस को वोट जाता। तो मैं बहुत हद तक जैदी साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि इतने 5.5 लाख लोगों ने दोनों पार्टी को मुस्तरद किया है, इतना तो तय है। एक चीज का जवाब देना चाहूंगा मुसलमानों के ताल्लुक से, जैसे अभी सुदेश वर्मा जी ने बात कही, बहुत अच्छी बात है कि मुसलमानों का वहां एवरेज बहुत बढ़िया है, इसमें कोई शक नहीं है दूसरी रियासत के मुकाबले में। लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब में या पुलिस में मुसलमानों का एवरेज बेहतर है, वो पिछले 20 साल में बेहतर नहीं हुआ है, वो बहुत पहले से बेहतर होते हैं। आजादी के बाद ही से बेहतर है और अभी तक वो बेहतर रहा है गुजरात के अंदर में। वो इधर आजकल आकर के 10-5 सालों में बेहतर नहीं हुआ है। पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए। दूसरी बार बार जो ये विनोद बंसल जी कह रहे हैं राम मंदिर का मुद्दा और सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा और वकालत का मुद्दा, मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहूंगा, क्या उस विनोद बंसल जी को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है? ये तो सुप्रीम कोर्ट को मानते ही नहीं है, कहते सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी आए, हमको मंदिर वही बनाना है। तो फिर ये बार-बार सुप्रीम कोर्ट को क्यों घुसेड़ रहे हैं? क्यों डायरेक्ट ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं होता है, उसके फैसले का कोई इंतजार नहीं है, हमको वहां मंदिर बनाना है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला और उसको इलेक्शन का इश्यू बनाना, ये क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? उसको भी 7 वर्ष हो गए, 7 वर्ष। अरे आप तो मानते ही नहीं, नहीं आप तो बार-बार कह चुके हो। बीएचपी का तो बार-बार ये स्टार्ट है। अच्छा, अगर आप मानते तो ऐलान कीजिए जो फैसला आएगा हम मानेंगे। नहीं विनोद बंसल जी, आज आपको ऐलान करना होगा, आज आपको ऐलान करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो मानने होगा, अगर मस्जिद के हक में हो या मंदिर के हक में हो। के दौरान ये कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उसको धमकी क्यों दी? चीफ जस्टिस को मुझे बताइए। चुनाव के दौरान हो या पहले हो, ये कांग्रेसी नेता आपको भी तो चुनाव के दौरान ही याद आता है। क्या होता था समीर भाई, जो कांग्रेस अभी आप तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते रहती थी, आप ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में आज आइए एक साल के बाद नहीं करते सब लोग क्या मामले में। विनोद बंसल जी, आप वीएचपी के परिषद की बात कीजिए, लेकिन मैं आप ये बीजेपी और कांग्रेस की बात कीजिए। के मामले पर ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? इनको बोलना चाहिए था यहाँ हम मंदिर चाहते हैं, सिर्फ मंदिर जाने से थोड़ी काम चलता है कोई। ठीक है राजपूत साहब। सुदेश वर्मा जी, एक दो मैं डेटा आपको देना चाहूंगा। एक मिनट राजपूत साहब प्लीज। सुदेश जी, जिग्नेश मवानी ने अपनी सीट निकाली। जिग्नेश मवानी ने जहां जहां प्रचार किया, दलित बहुल 13 सीटों की लड़ाई जो है वो बराबरी पर छूटी। बीजेपी के खाते में 7, कांग्रेस के खाते में 6। 38 सीटें ऐसी थी जहां पर ओबीसी वोटर जो थे वो डिसाइसिव थे। कांग्रेस के खाते में 21 सीटें गई,
बीजेपी के पास सिर्फ 17 सीटें आई। तो आप ये जो आंदोलन को नकारने की कोशिश कर रहे थे बार बार, अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल के, तो उसे तो नकार दिया गया, वो थ्योरी आपकी खत्म हो गई। आंदोलन को नकारा नहीं है गुजरात की जनता ने। जो बातें ये युवा कह रहे थे अपने आंदोलन के जरिए, उसे एक्सेप्ट किया गया है, मानेंगे आप? देखिए हम शुरू से कह रहे थे कि कांग्रेस की राजनीति रही है कि मुसलमानों को जोड़ो और हिंदुओं को तोड़ो, हिंदुओं को तोड़ो, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाओ, मुस्लिम को यूनाइट करो और हिंदू को जातिवाद में बांट दो। ये इनका खाम थ्योरी भी यही था। खाम थ्योरी क्या था बताइए? खाम थ्योरी यही था ना, इन्होंने फिर से कास्टिस्ट इंजेक्शन दिया है। लेकिन गुजरात की जनता को कई लोगों का खाम थ्योरी क्या था? खाम थ्योरी क्या था? खाम थ्योरी यही था। ये इनका शुरू से रहा है, शुरू से एजेंडा रहा है इनका। मुसलमान से तो पूछ नहीं रहे। गुजरात का मुसलमान जो है वो गुजराती पहले है, और कांग्रेस वहां जाके बोलती नहीं तुम मुसलमान हो। गुजरात का मुसलमान बोलता है हम गुजराती है, ये बोलते नहीं तुम मुसलमान हो, तुम मुसलमान की तरफ वोट दो, हमको वोट दो। आपने उत्तर प्रदेश गुजरात और जातिवाद में तोड़ने का प्रयास किया, भ्रम की स्थिति फैलाई। लेकिन कांग्रेस का ये बेस्ट था, कांग्रेस का ये बेस्ट परफॉर्मेंस था। इससे अच्छा कांग्रेस नहीं कर सकती। अब कांग्रेस का डाउनफॉल होना है। नहीं, गुजरात उत्तर प्रदेश के अंदर जो आपने रावण को बनाया, ये सब आप ही के लोग हैं, आप ही के द्वारा बन पाए हुए हैं मैडम। मर्डर चारा का बंद, यही कारण है कि आप कांग्रेस को डिफेंड कर रहे हैं और जयदी जी भी कांग्रेस को डिफेंड कर रहे हैं। वो युवा है जो रोजगार चाहते हैं। जो आरोप आप बीजेपी पर लगा रहे हैं कि डाउनफॉल शुरू हुआ, मैं जो बोल दिया आपको समझ में आ गया। मैंने क्या बोला आपको समझ में आ गया। और नीचे चलती चली जाएगी। राजपूत साहब, सुदेश जी बड़े संतुलित व्यक्तित्व के आदमी है, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया है 99 के फेर में इनको। सुदेश जी तो अच्छे इंसान है। हमारा डाउनफॉल की ये चिंता क्यों कर रहे हैं? अपने डाउनफॉल की चिंता करें ना भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों के बाद अगर इस तरीके की परिस्थितियां 99 के फेर में आ गई भाजपा, तो अपने डाउनफॉल की चिंता करें। और दूसरी बात, पाकिस्तान से लेकर के अफगानिस्तान तक सब ले आए, तब 99 आए। हमारी चिंता मत करिए, हम आराम से हम जुमलेबाजी नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम देश को तोड़ेंगे नहीं, देश के तोड़ने वाली ताकतों के साथ नहीं रहेंगे, और हम पाकिस्तान के प्लेन में भी नहीं बैठेंगे। हम पाकिस्तान के प्लेन में भी नहीं बैठेंगे। पता नहीं क्या मैसेज आया था कराची से, प्रधानमंत्री को यह भी बताना चाहिए। और हम ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं देंगे जो अपने खिलाफ बात करने वालों को या देशद्रोह की साजिश करने वालों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा न कर सके। सुदेश वर्मा जी, पाकिस्तान से आए हुए प्लेन में कांग्रेस से चुना हुआ कोई प्रधानमंत्री नहीं बैठेगा। भारतीय जनता पार्टी से चुना हुआ प्रधानमंत्री पाकिस्तान से आए प्लेन में बैठता है, तो पाकिस्तान को क्यों तकलीफ होती है? और हमारा डाउनफॉल की चिंता आप मत कीजिए। हमें गुजरात की जनता जो है बहुत अच्छे से बहुत सम्मान दिया है, और गुजरात की जनता का अपमान जो आपने किया है, गुजरात की ग्रामीण जनता का जो आपने अपमान किया है, उसका गुजरात की जनता आने वाले दिनों में प्रतिकार करेगी। सुदेश जी, गुजरात की ग्रामीण जनता को आपने अपमानित किया है। आज ओछी राजनीति मत करिए, ओछी राजनीति मत करिए, कोई फायदा नहीं होगा। अरे ओछी राजनीति आप कर रहे हो, सवाल का जवाब दे दीजिए। आप कर रहे हो कि 99 सीटों पर दोबारा भी बड़ी देख लेना। मुश्किल से आपने पहुंचे कहा हैं कि आप। गुजरात की अनपढ़ फर्स्ट जनता है, फेज के बाद हमने देखा सेकंड फेज में चुनाव प्रचार किस अंदाज में किया गया, किस तरह से हिंदू को सुनाया गया, किस तरह से पाकिस्तान की एंट्री कराई गई। इसका फायदा हुआ आपको? आप ये मान के चल रहे हैं क्या? नहीं बोला भाई साहब, आप अपना कान ठीक करा लीजिए। हमारे लिए तो गुजरात की जनता सम्मानित है। कान ठीक करा। अच्छा खिलजी, अनपढ़ हमने नहीं बोला। अलाउद्दीन खिलजी को कौन लाया था? अनपढ़ गवार हमने नहीं बोला। अलाउद्दीन खिलजी को कौन लाया था? क्लास टू क्लास का डिफरेंस बताया। मंदिर आपको मस्जिद समझ कौन में लाया आया? था? क्योंकि आप पढ़ाई लिखाई का काम नहीं करते। आपको हमने बोला, आपको हमने बोला थोड़ा ज्ञानवर्धन कर लीजिए। अरे हमने आपको बोला भाई कि ज्ञान बढ़ा लीजिए अपना। आपको बोला, आपको प्रधानमंत्री जी हार गए। जनता हमारे लिए जनार्दन है, कोई दम मत करे। बहुत जल्दी आपको बहुत मेजर हार मिलने वाला है। जनता का आपने अपमान ठीक है, बहुत ठीक है। विनोद बंसल साहब, कुल मिलाकर आज जैसे मैं मोहन भागवत साहब को भी सुन रहा था, संघ प्रमुख को, उन्होंने कहा कि हिंदुत्व जो है वो सारे धर्मों को जोड़ने का एक मंत्र है। बहुत अच्छी बात एक तरह से उन्होंने कही, लेकिन हाँ, सभी संप्रदायों को, ठीक है। लेकिन हम ये देखते हैं कि हिंदुत्व
वीएचपी का ही एक स्टेटमेंट आया कि हिंदुत्व की यह जीत है। तो यह हिंदुत्व एक ऐसा फैक्टर हो गया है जो वोट दिलाऊ फैक्टर बन गया है। चुनावों के दौरान इसका जिक्र किया जाता है, अपने आप को बड़े से बड़ा हिंदू साबित करने की कोशिश की जाती है और इसका चुनावों में फायदा हो जाता है। क्या हमारी जनता जो है वो इन मुद्दों को आधार अभी भी बनाकर वोट कर रही है क्या? नहीं, देखिए, हिंदुत्व तो एक फैक्टर है ही है। हिंदुत्व को छोड़ करके अगर कोई राजनीति करेगा इस देश में तो वो नहीं रह सकता, टिक नहीं सकता। इसीलिए राहुल गांधी को मंदिर जाना पड़ा। जाना ही पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। अभी तक बहुत हो चुका है ये तुष्टीकरण की नीति जो है इन्होंने जो अपनाई थी। ये देखिए मेरे पास डेटा है, 85 दिन का कैंपेन किया राहुल गांधी ने, 27 मंदिरों के दर्शन किए और इन इलाकों में रैलियां की और राज्य की करीब 87 सीटें जो थी वो इन मंदिरों से प्रभावित मानी जाती है और इसमें से 47 पर कांग्रेस को जीत मिली है। एक डेटा ये भी बिल्कुल नहीं, मैं भी तो कर रहा हूं। देखिए, जो राम जी की शरण में आया, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, कई बार कहा है मैंने को, जो राम जी की शरण में आया उसका लाभ उसको मिलेगा और जो रामद्रोह किया उसकी सजा भी उसको मिलेगी। ये निश्चित है, तय है। एक नहीं है, एक दर्जनों उदाहरण आपने भारतीय राजनेताओं के और राजनीति की देख लिया आपने। तो इसीलिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, देखिए ये जो चाल चलन चेहरे का जो अंतर है ना जी, उस अंतर को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा नेताओं को। अब आपको जो है ना, जो हिंदुत्व है, हिंदुत्व जो उसको एक जीवन पद्धति बनाना पड़ेगा, दिखावे की राजनीति नहीं। मैं कह रहा हूं, देखिए एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट में तो राम जन्मभूमि के बारे में कुछ और कहते हो, राम जी से बाजा कुछ और करके आते हो। तो मैं ये जो दो दोहरा चेहरा है ना, वो ठीक नहीं है। एक तरफ जैदी साहब सुन लीजिए, हार्दिक पटेल का आप लोगों ने इतना गाना गाया, पाटीदार बहुल 37 सीटें थी, उनमें से बीजेपी 25 जीत गई, 25 जीत गई, कांग्रेस के खाते में सिर्फ 9 सीटें आई। वो सुनते ही नहीं है जी, वो तो उन्होंने जैदी साहब उन्होंने सब बोलते हैं, वो सुनने वाला नहीं है। वो वन वे ट्रैफिक है उनका। हार्दिक पटेल की बात नहीं कर रहा हूं। हार्दिक पटेल आंदोलन का निकला हुआ, मैं उसका सम्मान करता हूं, उसने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई है। लेकिन जिग्नेश मेवानी जिसने नारा दिया था जय भीम लाल सलाम, नहीं तो सारी जंग तो वहीं से शुरू हुई ना, पाटीदारों के रिजर्वेशन को लेकर रावण को पकड़ रखा है, उसे भी तुरंत रिहा करना चाहिए जो वहां दलितों का शोषण कर रहे हैं। जब दलित अपनी हक की आवाज उठाता है तो उसे जेल के अंदर डाला जाता है या उसकी हत्या करा दी जाती है। तो ये तो बीजेपी दलितों को हिंदुओं से, हिंदू और दलित ये जो बात है ना, वो उसको छोड़िए होंगे। ये हिंदू समाज के अभिन्न अंग है, इसको बिखराव पैदा करने की कोशिश मत करिए आप। इनकी पार्टी है, विकास की राजनीति है इनका वजूद। एक केरल में मरवाने के अलावा, आदमियों को मरवाने के अलावा इनके पास और कोई पार्टी है नहीं, कोई कैडर नहीं है इनका, ना कोई पार्टी नहीं। हमारा वजूद केरल है जिसमें खत्म हो जाएगा, आप ये समझ लीजिए आप नफरत नहीं करना, ये देश के अंदर नफरत की राजनीति करेंगे आप। राम जी की बात करने वाला को नफरत नहीं फैलाता, लेकिन हाँ लोगों को लगता है मैं राम की बात करता हूँ तो नफरत ही है, राम से नफरत करने आखिरकार प्यार कैसे बन सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है, इसलिए इस डिबेट को यहीं खत्म करना होगा। लेकिन कुल मिलाकर यह जरूर है कि गुजरात में जिस तरह से कांटे की टक्कर दी है कांग्रेस पार्टी ने, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के हौसले बुलंद हैं, बीजेपी के तो हमेशा की तरह बुलंद हैं हौसले। इसलिए आगे जो चुनाव होंगे उसमें कांटे की टक्कर होगी, विपक्ष इस देश में मजबूत होगा, डेमोक्रेसी मजबूत होगी। इसी उम्मीद के साथ इस डिबेट को खत्म कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।